हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमने लगभग 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था सक्सेशन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 टाइप्स का जो सक्सेशन है वो देखा था हैबिटेट के बेसिस पर, ज़ेरार्क सक्सेशन एंड हाइड्रार्क सक्सेशन, ठीक है। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो क्या है इकोसिस्टम का 4th फंक्शन। यानी कि हमने टोटल 4 फंक्शन स्टार्टिंग में देखे थे ना इकोसिस्टम के, जिसके अंदर हमने पहला देखा था प्रोडक्टिविटी, सेकंड देखा डिकम्पोजिशन, थर्ड क्या देखा था हमने एनर्जी फ्लो, एंड 4th क्या है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जो हमारा इकोसिस्टम है ना उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना इनका इकोसिस्टम में इनपुट भी होता है एंड आउटपुट भी होता है, यानी कि ये आते भी हैं और इकोसिस्टम से जाते भी हैं। तो उसको क्या बनाते हैं, एक साइकिल बना लेते हैं ये, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। So start करते हैं। You have studied in class 11th that organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions. तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको क्या है, जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की वो कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है, लगातार चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो इससे क्या करते हैं, ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो बहुत से बॉडी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने में जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम लोग बोल सकते हैं बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स। क्यों? बायो मीन्स लाइफ, जेनेटिक मीन्स अर्थ, यानी कि जो अर्थ है ना इसके ऊपर हमें लाइफ चाहिए, तो हमें उसके लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। यानी कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हमारी जो बॉडी है उसकी बिल्डिंग के लिए, ग्रो करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as a standing state. तो अब जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गए, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कैल्शियम और जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी सॉइल में कितना अमाउंट इनका प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो स्टैंडिंग स्टेट का क्या मतलब हुआ कि जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी सॉइल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, स्टैंडिंग स्टेट। एंड इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस। एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, डिफरेंट काइंड के जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, जैसे बायोटिक इकोसिस्टम, एबायोटिक इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड्स के जो इकोसिस्टम है इनके जो सीजन्स हैं उनके बेसिस पे डिपेंड करता है ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका अमाउंट कि कितना होगा, ठीक है। यानी कि टोटल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम है इनमें क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट्स में जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो जो सीजनल बेसिस होता है उनके ऊपर भी, जैसे सीजन्स आते हैं ना डिफरेंट, उनके अकॉर्डिंग। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इज टू अप्रिशिएट दैट न्यूट्रिएंट्स विच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, रेदर दे आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन इनडेफिनेटली। एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम से ये कभी लॉस्ट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इनको रिसाइकल किया जाता है लेकिन ये लॉस्ट नहीं होते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
तो वेरियस कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि जो इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं, जैसे कि ये बायोटेक एंड बायोटेक जो इकोसिस्टम है, ऐसे क्या होता है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज बायो जियो केमिकल साइकिल। तो दूसरा नाम क्या है न्यूट्रिएंट साइकिल का, बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो क्यों बोलते हैं हम, बायो का क्या मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मतलब क्या होता है, जैसे कि रॉक्स या फिर अर्थ, और केमिकल्स तो जैसा आप जानते ही हो, ठीक है, केमिकली। तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मीन्स रॉक्स, एयर या फिर वाटर। एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो जो ये अब न्यूट्रिएंट साइकिल 2 टाइप्स की है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल कौन सी होती है, जो कि वेपर्स की फॉर्म में हो। सेडिमेंट्री कैसी होती है, मिनरल्स फॉर्म में, ठीक है। इनका जो ऑक्यूरेंस होता है ये कहाँ से होती है, एटमॉस्फेयर से, या फिर इनको हम लोग हाइड्रोस्फीयर से भी बोल सकते हैं। और जो सेडिमेंट्री है वो कहाँ पे है, रॉक्स में या फिर लिथोस्फीयर में चलती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे गैसियस जो साइकिल है उसके एग्जाम्पल हैं कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन साइकिल। सेडिमेंट्री जो साइकिल है उसके अंदर आ जाते हैं फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर या फिर आयरन साइकिल। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग गैसियस साइकिल में पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, और सेडिमेंट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। तो ये कार्बन साइकिल का जो मॉडल या फिर फिगर है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। The reservoir for gaseous type of nutrient cycle, example nitrogen, carbon cycle, exist in the atmosphere, ठीक है। तो जो रिजर्वोयर्स होते हैं, रिजर्वोयर का क्या मतलब है, ऐसी जगह जहाँ पे जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो या फिर जमा हो, उनको हम लोग बोलते हैं रिजर्वोयर। तो जो गैसियस टाइप की जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसके अंदर रिजर्वोयर कौन है, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये जो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल, जो सेडिमेंट्री साइकिल है जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल, इनका रिजर्वोयर कहाँ पे लोकेट होता है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे चलेगी, जो साइकिल है वो अर्थ क्रस्ट में चलती है। Environmental factors, example soil, moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. अब जैसे environmental factors क्या क्या आ जाते हैं, soil है, moisture है, pH, temperature, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि चलाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिलीज करना है, उनको किस रेट से रिलीज करना है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन environmental factors के ऊपर। And the function of the reservoir is to meet with the deficit which occur due to imbalance in the rate of influx or efflux। और क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या है इकोसिस्टम, यहाँ से क्या हो रहा है, इनफ्लक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ्लक्स। इनफ्लक्स का क्या मतलब हो रहा है, इनपुट, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का इनपुट हो रहा है इधर से, और न्यूट्रिएंट्स का एग्जिट कहाँ से हो रहा है, इधर की साइड, तो उसको बोलेंगे इफ्लक्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का एग्जिट हो रहा है, इनफ्लक्स यानी न्यूट्रिएंट्स का इनपुट हो रहा है। तो अब क्या है, मान लो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनका इनफ्लक्स हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर इफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है और इनफ्लक्स कम हो रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कम आ रहे हैं इकोसिस्टम में, तो इससे क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा साइकिल के अंदर, ठीक है। तो वही मतलब है। यू हैव मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11th। हियर वी डिस्कस कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ ली थी। तो यहाँ पे हम किसके बारे में देख रहे हैं, सिर्फ कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, अब हम देखेंगे कि जो कार्बन साइकिल है वो कैसे चलती है। When you study the composition of living organisms, carbon constitute 49% of dry weight of organisms and is next only to water। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कोई भी जो बॉडी है उसके अंदर जो ड्राई वेट है ना कार्बन का, वो कितना होता है, 49%। ये क्या आता है, जो वाटर है उसके बाद किसका नंबर आता है, कार्बन का। सबसे ज़्यादा तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर। वाटर के बाद क्या आता है यहाँ पे, कार्बन, ठीक है। कोई भी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, कार्बन से, तो कार्बन का अमाउंट है 49%, ठीक है। एंड looks to the total quantity of global carbon, we find that 71% of carbon is found dissolved in the oceans।
अगर हम देखें जो टोटल क्वांटिटी है कार्बन की ग्लोब पे, यानी कि जो पूरा अर्थ है उसके ऊपर जो टोटल कार्बन क्वांटिटी है वो कितनी है, 71% है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन्स के अंदर ओशियंस के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी टोटल हमारी कार्बन है, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, उस कार्बन का 71% कहाँ पे प्रेजेंट है, ओशियंस के अंदर, कहाँ पे, डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, बाकी जो है वो लैंड के ऊपर है। तो मोस्टली जो कार्बन का रिजर्वोयर है वो क्या है यहाँ पे, ओशियंस। ठीक है, एंड दिस ओशियन रिजर्वोयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ओशियंस हैं वो क्या है, रिजर्वोयर हैं, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वोयर ऑफ कार्बन। एंड जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, रिजर्वोयर की तरह काम करते हैं कार्बन के। एंड कार्बन साइक्लिंग ऑकर थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। एंड जो ये कार्बन साइकिल है वो कहाँ पे ऑकर होती है, एटमॉस्फेयर में, ओशियन से, एंड थ्रू जो लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे। क्योंकि जो कार्बन है वो कहाँ से रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में, ओशियन से, लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जब एस्टिमेट लगाया गया तो देखा गया कि 4 × 10⁻13 kg ऑफ जो कार्बन है ना वो फिक्स्ड कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर में प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स ने क्या की, फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या हुआ, जो एनुअली इतना जो कार्बन है वो कहाँ पे आ गया, बायोस्फीयर में आके फिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसीलिए कितना है, ये इतना फिक्स्ड हो जाता है बायोस्फीयर के अंदर। A considerable amount of carbon return in the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producers and consumers। तो अब क्या होता है, बाकी जो CO2 है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, रिटर्न कर रहे हैं, ये तो फिक्स होगी एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें, और भी जो लिविंग ऑर्गन्स हैं हमारे, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके थ्रू जो CO2 है वो कहाँ पे जा रही है, हम एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हम कहाँ पे भेज रहे हैं जो CO2 है इसको, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, decomposers also contributes substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land or oceans। एंड जो ये डिकम्पोजर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इस साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, कहाँ से, लैंड एंड ओशियन से। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है या फिर डेड एंड डिकेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, वो कहाँ पे करते हैं, ये लैंड के अंदर भी करते हैं और ओशियंस के अंदर भी करते हैं। Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation। अब क्या होता है, कुछ जो अमाउंट है ना कार्बन का वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है सेडिमेंट्स में। सेडिमेंट्स का क्या मतलब है कि नीचे जमा हो जाता है वो। अब जो कार्बन साइकिल है उनका जो सर्कुलेशन है कार्बन का, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो सेडिमेंट की फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया सर्कुलेशन से। ठीक है, साइकिल से रिमूव होके कहाँ पे चला गया, सेडिमेंट्स में। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये कार्बन कहाँ पे चला गया, फिक्स होके सेडिमेंट्स में चला गया। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज आर एडिशनल सोर्स फॉर रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर। एंड जो CO2 है वो कहाँ से जा रही है एटमॉस्फेयर में, बर्निंग ऑफ वुड, जैसे हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, या फिर कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, फॉसिल फ्यूल्स है, कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, और भी कुछ जो एडिशनल सोर्स हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। तो मेनली क्या होता है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होते हैं उससे भी हमारी जो कार्बन साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। Rapid deforestation and massive burning of fossil fuels for energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, बहुत जल्दी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि जंगलों को काटना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनको जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला देते हैं। तो क्या होता है,
जो CO2 है ना वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, क्योंकि क्या होता है जो CO2 होता है ना वो एकमात्र जो प्लांट्स होते हैं ना वो ही लेते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो CO2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, CO2 बढ़ा रही हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ही क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। तो ये क्या करते हैं, CO2 को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो CO2 है वो उसका अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेड़ ही कट जाएंगे तो CO2 कौन लेगा। अगर CO2 लेगा ही नहीं कोई, तो जो CO2 है वो तो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, क्योंकि हर जो चीज़ें, कोई भी मशीनरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, और वो कहाँ पे जा रही है, एटमॉस्फेयर में। तो CO2 बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है ना, तो ग्रीन हाउस गैस अगर एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेंगी तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, CO2 का बढ़ना, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं। अगर पेड़ लगाते ना तो इतना जो टेम्परेचर आज के टाइम में बढ़ा हुआ है वो इतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, CO2 को लेते हैं। रेस्पिरेशन के टाइम जो पेड़ हैं वो क्या हो रहे हैं, CO2 को ले रहे हैं और O2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है ना वो सब क्या करती हैं, CO2 को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसीलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आ सके, ठीक है, और CO2 ना बढ़े एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं जो मॉडल है कार्बन साइकिल का बायोस्फीयर के अंदर उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, जो फ्यूल वुड है एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस है, उनमें क्या हो रहा है, बर्निंग की वजह से क्या होगा, जो CO2 है वो निकल के कहाँ पे चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करके क्या चल रही है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल फूड चेन चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूमर्स खा रहे हैं, हर्बीवोर्स खा रहे हैं, फिर कार्निवोर्स खा रहे हैं, ऐसे क्या हो रहा है, फूड चेन चल रही है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या किया, जो प्लांट्स हैं इन्होंने क्या ले लिया, CO2 को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चल रही थी साइकिल, इसमें जैसे फूड चेन है, डेट्रिटस फूड चेन है वो चल रही है, तो वो भी क्या करेगी, CO2 रिलीज करेगी, क्योंकि वो क्या करती है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, तो इससे क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, तो वो कहाँ पे चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है उनमें क्या हुआ, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन हुआ, ये ओशियंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लैंकटॉन्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जो CO2 है वो लेते हैं प्लैंकटॉन्स और O2 रिलीज करते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट है वो बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेड और जो डिकेम ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेडिमेंट की तरह जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ये CO2 है वो कौन ले लेगा, यहाँ पे जो CO2 के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह है ना, वो इस CO2 को ले लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे कोई प्लांट्स या फिर कोई डेड एनिमल है वो क्या हो जाएगा, उनको डिके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेडिमेंट है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कोल है उससे भी क्या हो रहा है, CO2 निकल रही है, ठीक है। फ्यूल्स वगैरह हैं, कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉर व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो अब कोई भी मशीनरी है वो क्या करती है, कार्बन रिलीज करती है, तो वो कार्बन कहाँ पे चला जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और भी जो ऑयल एंड गैसेस वगैरह ये सब क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वो कहाँ पे जाके इकट्ठी हो रही है, इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो प्लांट्स हैं वही क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, और बाकी जो और भी अदर जो चीज़ें हैं वो सब क्या कर रही हैं, CO2 रिलीज़ कर रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये क्या है, मॉडल है कार्बन साइकिल का बायोस्फीयर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है।
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा चैप्टर अब जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारी बची है फॉस्फोरस साइकिल एंड जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो। ठीक है, तो अब 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं जो कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।